एक सामान्य घर में पैदा होने वाला कपड़े का एक सामान्य व्यापारी सोना बेचने के धंधे में आता है और अपना 10,000 करोड़ का बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। उसके धंधे की मार्केटिंग अमिताभ बच्चन, उनकी बीवी जया बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या बच्चन, साथ ही कतरीना कैफ, रश्मिका मंदाना और साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी करते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा था कि मुझे 2 बेटे हैं तो मैं 2 ही शोरूम खोलूँगा, लेकिन आज भारत भर में इनके 150 से भी ज़्यादा शोरूम हैं और विदेशों में 30 से भी ज़्यादा शोरूम बन चुके हैं। कैसे एक धोती और सैंडल पहनने वाला व्यक्ति 10,000 करोड़ का मालिक बन गया, इसी की कहानी हम आज के वीडियो में देखेंगे। कल्याण ज्वेलर्स की शुरुआत 1993 में त्रिशूर, केरला में होती है। त्रिशूर को भारत का गोल्ड कैपिटल भी कहा जाता है। कल्याण ज्वेलर्स के मालिक है टी.एस. कल्याण रमन। 1908 से टी.एस. कल्याण रमन जी के पिताजी का पुश्तैनी कपड़ों का बिजनेस था। टी.एस. कल्याण रमन जी को 4 भाई थे और टी.एस. कल्याण रमन जी मिलके टोटल 5 भाई हुए। तो उनके पिताजी ने हर एक लड़के को एक दुकान मिल जाए, इस हिसाब से 5 कपड़े की दुकानें शुरू कर दी थी और इसी विरासत में टी.एस. कल्याण रमन जी को एक कपड़े की दुकान विरासत में मिली थी। टी.एस. कल्याण रमन जी का कपड़े का दुकान का व्यवहार अच्छे तरीके से चल रहा था, क्योंकि उनका ग्राहकों के प्रति व्यवहार और बर्ताव दोनों अच्छे थे। उनके दुकान में ज़्यादातर लोग शादी के कपड़े खरीदने आते थे और लोग उनको हमेशा शादी के सीज़न में कहते थे कि हमें शादी के कपड़े तो अच्छे मिल जाते, लेकिन शादी की ज्वेलरी अच्छी नहीं मिलती, इसके लिए आप कुछ कीजिए। कल्याण जी के मन में भी बहुत दिनों से बिजनेस बढ़ाने का विचार चालू था, लेकिन त्रिशूर शहर में उनके अलावा उनके भाइयों के 4 कपड़ों की दुकान थे। अगर उन्होंने और एक कपड़े की दुकान डाल दी तो उनके भाई नाराज़ हो जाते और वैसे भी ग्राहक उन्हें ज्वेलरी के बिजनेस में आने को कह रहे थे। इसलिए कल्याण जी ने ज्वेलरी के बिजनेस में आने का सोचा। ज्वेलरी के बिजनेस में जाने से पहले कल्याण जी ने अलग अलग शहरों में जाके ज्वेलरी के बिजनेस का मार्केट का जायज़ा लिया और उन्हें पता चला कि बहुत सारे शहरों में ज्वेलरी के दुकान बहुत छोटे होते। 250-300 स्क्वायर फीट की छोटी दुकान में उनका ज्वेलरी का बिजनेस समा जाता है और कल्याण जी को कुछ बड़ा करना था। मार्केट का जायज़ा लेने के बाद कल्याण जी को दूसरी एक और बात समझ में आई कि बहुत सारे ज्वेलरों के पास डिज़ाइन की बहुत कमी थी। उनके पास गिने चुने 4-5 डिज़ाइन थे, उसी में से ग्राहक को चुनना पड़ता था और ऑर्डर देना पड़ता था। ऑर्डर देने के बाद 10-15 दिन में ज्वेलरी उनको मिलती थी। तीसरी वजह कल्याण जी के ध्यान में आई कि इस बिज़नेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कोई दुकानदार 22 कैरेट का सोना बोलकर 18 कैरेट का भी सोना बेच सकता था। यही बात कल्याण जी के ध्यान में आई। चौथी बात कल्याण जी के ध्यान में आई कि उस समय ज्वेलरी पे कोई भी दुकानदार कीमत नहीं लिखता था, यानी एक ही गहने की हर एक अलग दुकान में हर एक अलग कीमत होती थी। तो कल्याण जी के ध्यान में ये चारों बातें आई और उन्होंने ठान लिया कि हमें अगर ज्वेलरी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो कुछ अलग और हटके करना होगा। सारी जानकारी जुटाने के बाद कल्याण जी ने त्रिशूर शहर में 1993 में 4,000 स्क्वायर फुट का बड़ा एक ज्वेलरी शॉप खोला और इस ज्वेलरी शॉप खोलने के पीछे उनकी मानसिकता कपड़ों के व्यापारी जैसी ही थी, क्योंकि कपड़ों के दुकान में ग्राहक आते, कपड़ा देखते और तुरंत पसंद करके लेके जाते। तो ऐसा ही सिस्टम उन्होंने अपने ज्वेलरी के दुकान में भी रखा था। कल्याण जी ने अपने दुकान में अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहले से बना के रखी थी और उस पर कीमत भी लिखी थी। ग्राहक आएगा, बहुत सारे डिज़ाइन में से एक ज्वेलरी सिलेक्ट करेगा और तुरंत लेके जाएगा। यह मानसिकता कल्याण जी ने अपने मन में पहले से बना रखी थी। जैसे कि मैंने बताया, कल्याण जी ज्वेलरी पर प्राइस टैग भी लगाने लगे थे, इससे बार्गेनिंग भी नहीं होती थी और दुकान एसी था और सामने बड़ी पार्किंग भी थी, इसलिए ग्राहकों को कोई भी परेशानी नहीं होती थी और उसी दिन ग्राहक ज्वेलरी देख के पसंद करके अपने घर लेके जा सकते थे। कल्याण जी के शोरूम की ओपनिंग भी बहुत बड़ी और ग्रैंड रहती है। उस समय भी बड़ी रहती थी और आज भी बड़ी रहती है। उस समय उन्होंने अपना पहला शोरूम खोलने के लिए मलयालम स्टार मुरली और गीता को बुलाया था। उनके पहले शोरूम के ओपनिंग के लिए बड़े स्टार आए थे, तो उनकी न्यूज़ पूरे शहर में बन गई और लोगों को पता चल गया कि इस जगह बड़ा ज्वेलरी शॉप खुला है। यह स्टार्स बुलाने की तकनीक कल्याण जी के पिताजी की थी। कल्याण जी के पिताजी ने 1972 में अपने कपड़े की शॉप की उद्घाटन के लिए सिंगर येशुदास को बुलाया था। तो ये जो स्टार्स को बुलाने का तरीका है, ये कल्याण जी के पिताजी भी फॉलो करते थे। इससे शहर में न्यूज़ बनती थी और लोगों को जल्दी पता चल जाता कि यहाँ नया शोरूम खुला है। 1993 का जो ज्वेलरी शॉप था, कल्याण जी ने 75 लाख रुपए लगाकर खोला था और उस शॉप ने साल भर में 60
करोड़ रुपए कल्याण जी को कमा कर दिए थे। तो इस तरह से कल्याण जी का ज्वेलरी का बिजनेस पहले शॉप से तो जोर शोर से शुरू हो गया था। पहला शॉप चलाते चलाते कल्याण जी को यह ध्यान में आया कि त्रिशूर के शॉप में बहुत सारे ग्राहक पलक्कड़ शहर से आते हैं, तो उन्होंने पलक्कड़ शहर में दूसरा शॉप खोला। और पलक्कड़ शहर का शॉप चलाते चलाते उनको ध्यान में आया कि पलक्कड़ शहर में बहुत सारे ग्राहक कोयम्बतूर शहर से आते, तो उन्होंने कोयम्बतूर में तीसरा शॉप खोला। कोयम्बतूर का शॉप चलाते चलाते कल्याण जी को ध्यान में आया कि केरल के एरोड जिले से बहुत सारे लोग कोयम्बतूर में आते, तो उन्होंने एरोड में अपना चौथा शॉप खोल दिया। और ऐसे करते करते 2012 तक कल्याण जी के साउथ के 5 राज्यों में 30 शॉप खुल चुके थे। 2012 में कल्याण जी ने साउथ से बाहर आकर गुजरात के अहमदाबाद शहर में अपना पहला शॉप खोला और उसी साल उन्होंने अमिताभ बच्चन को नेशनल लेवल का ब्रांड एम्बेसडर चुना था। नेशनल लेवल का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन तो थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने नागार्जुन को चुना था, केरल के लिए मंजू वारियर को और तमिलनाडु के लिए प्रभु गणेशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना था। अहमदाबाद के शोरूम के ओपनिंग के लिए अमिताभ बच्चन तो आए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद के शोरूम में जितने रुपयों का माल पड़ा था उससे भी ज़्यादा पैसे अमिताभ बच्चन ने 2 साल के ब्रांड एम्बेसडर के लिए लिए थे। अमिताभ बच्चन को 10 करोड़ देने के अलावा उसी साल यानी 2012 और 13 के लिए कल्याण जी ने 90 करोड़ का बजट खाली अपने एडवर्टाइजिंग के लिए रखा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट हो रहा था। 2013 में कल्याण जी ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री कर दी और यूएई के 6 शहरों में एक ही दिन उन्होंने 6 अपने स्टोर खोल दिए। देश और विदेशों में कल्याण ज्वेलर्स के बड़े बड़े स्टोर खुल रहे थे, लेकिन देश के बड़े शहर चेन्नई में उनका 2015 तक एक भी स्टोर नहीं खुला था। और 2015 में उन्होंने चेन्नई का स्टोर बड़ा बनाया और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की। वो स्टोर 40,000 स्क्वायर फुट के एरिया में बना था। चेन्नई के स्टोर के ओपनिंग के पहले ही उन्होंने उस स्टोर में 600 किलो का सोना रख दिया था और इस तरह से उन्होंने 250 करोड़ रुपया चेन्नई के स्टोर के लिए अकेले लगा दिया था। और उसके अगले साल ही उन्होंने 2016 में तमिलनाडु राज्य में 2 और स्टोर खोल दिए। कल्याण ज्वेलर्स के बड़े बड़े शोरूम तो बड़े बड़े शहरों में भी खुल रहे थे और उस शहरों में उस स्टोर में बड़े बड़े कस्टमर भी आकर्षित हो रहे थे, लेकिन अब उनका ध्यान छोटे शहरों के छोटे कस्टमर की तरफ जा रहा था और इसीलिए उन्होंने माय कल्याण नाम से छोटे स्टोर छोटे शहरों में शुरू कर दिए थे। आज भारत में 600 से भी ज़्यादा माय कल्याण स्टोर से इन माय कल्याण स्टोर्स का फंक्शन हम देखते हैं, तो इन माय कल्याण स्टोर्स में ग्राहक छोटा छोटा पैसा जमा करके किसी फंक्शन के लिए अपनी ज्वेलरी बुक कर सकते थे और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए जमा कर सकते थे। इन स्टोर्स में 5,000 से लेकर 15,000 तक की सस्ती ज्वेलरी मिलती है। कल्याण ज्वेलर्स में 10,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। और आप लोग कहेंगे कि अब इन 10,000 लोगों का मैनेजमेंट कैसे होता होगा, तो कल्याण ज्वेलर्स इसके बारे में कहते हैं कि इनके पास इनके एम्प्लॉय के लिए कोई भी ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती। जहाँ भी नया स्टोर खुलता है तो उस स्टोर में उनकी पुरानी टीम कुछ महीनों तक जाके काम करती है और नए एम्प्लॉय उन पुराने एम्प्लॉय के नीचे अच्छे से ट्रेन होने के बाद वो पुरानी वाली टीम किसी नए और स्टोर में जाके उन नए एम्प्लॉय को ट्रेन करती है। यही कल्याण ज्वेलर्स के एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट और ट्रेनिंग सिस्टम है। और कल्याण ज्वेलर्स सालाना तकरीबन 10 से 12 स्टोर खोलते जा रहे हैं और अपने एम्प्लॉय को इसी तरीके से पुराने एम्प्लॉय के माध्यम से ट्रेन करते रहते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की स्थापना करने वाले व्यक्ति है टी एस कल्याण रमन, जो कल्याण ज्वेलर्स इस कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके 2 बेटे रमेश और राजेश, वह 2 बेटे इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। एक बेटे परचेस और मैनेजमेंट संभालते हैं और दूसरे बेटे सेल्स एंड मार्केटिंग संभालते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इस कंपनी के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद के लिए उन्होंने अपना कोई भी फैमिली का आदमी नहीं रखा है। सीईओ पद के लिए उन्होंने बाहर से एक व्यक्ति हायर किया है। उन्होंने हर एक स्टेट के लिए भी स्टेट हेड भी चुना है। हर राज्य के लिए कल्याण ज्वेलर्स ने स्टेट हेड भी रखे हैं। स्टेट हेड के नीचे रीजनल हेड होता है, उसे हर राज्य के कुछ स्टोर्स की जिम्मेदारी दी गई है। रीजनल हेड के नीचे स्टोर मैनेजर होता है और उसके नीचे एक सेल्स की टीम काम करती है। अब स्टोर मैनेजर रीजनल हेड को रिपोर्ट करता है, रीजनल हेड स्टेट हेड को रिपोर्ट करता है और स्टेट हेड सीईओ को रिपोर्ट करता है और सीईओ कल्याण जी की फैमिली को रिपोर्ट करता है। यही इनका वर्किंग सिस्टम है। हर बड़ी कंपनी का काम इसी प्रकार से चलता है। जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो फैमिली का हर एक व्यक्ति हर एक स्टोर पे
जाके गल्ले पे बैठ के धंधा नहीं देख सकता। इसलिए इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है जिसमें कंपनी का मालिक अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के अपने सारे बिजनेस की जानकारी एक व्यक्ति से ले सकता है। इसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। कल्याण ज्वेलर्स के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हर सैटरडे को कल्याण ज्वेलर्स के स्टेट हेड, रीजनल हेड, सीईओ और चेयरमैन की मीटिंग होती है और उसके बाद सारे के सारे स्टेट हेड और रीजनल हेड अपनी रिपोर्ट एमडी को यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मैनेजमेंट डायरेक्टर को देते हैं। इसके साथ ही कल्याण ज्वेलर्स का फैमिली का हर एक मेंबर देश या विदेशों का कोई भी एक स्टोर हो, उस स्टोर में साल में एक बार जरूर जाता है और इससे मालिक और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन अच्छी बनती है। अगर कुछ एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मालिक के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम मालिक भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे रिलेशन और अच्छा बनता है। कल्याण ज्वेलर्स के मालिक है 3 लोग, कल्याण रमन जी और उनके 2 बेटे, और देश और विदेशों में 150 से भी ज़्यादा उनके स्टोर फैले हैं। तो 150 स्टोर वो रोज़ाना जाके देख नहीं सकते, इसलिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा अपना बिजनेस देखने और बढ़ाने के लिए लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। कल्याण ज्वेलर्स के मालिक त्रिशूर में रहते हैं और वहाँ अपने ऑफिस में बैठे बैठे वह अपना सभी स्टोर्स का सुबह का स्टॉक, शाम का स्टॉक और बिलिंग देखते हैं। डेली का स्टॉक और कैश चेक करना ये कल्याण ज्वेलर्स की पुरानी आदत है जो आपने कपड़ों के दुकान से फॉलो करते आ रहे। आज भी वो अपना डेली का स्टॉक और कैश का एक्सचेंज या कैश कितना आया है उसका सारा जानकारी अपनी आंखों से खुद ही देख के चेक करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स जब एक छोटी कंपनी थी तब उनके ऑडिट के लिए महीने भर में एक बार एक ऑडिटर आता था और सारे कंपनी को ऑडिट कर ले जाता था, लेकिन अब इनका ऑडिट डेलॉयट नाम की यूएसए की बड़ी कंपनी करती है। कल्याण ज्वेलर्स के पास एक बड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है और उस सेंटर में हर एरिया या हर राज्य के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है। कल्याण ज्वेलर्स के मुखिया टीएस कल्याण रमन जब भी किसी स्टोर को विजिट करते हैं तो उस स्टोर में वो वहाँ के कस्टमर से हमेशा बात करते हैं। साथ ही कल्याण ज्वेलर्स का एक कॉल सेंटर भी है। जो भी कस्टमर कल्याण ज्वेलर्स से प्रोडक्ट खरीदता है उस कस्टमर को कल्याण ज्वेलर्स के कॉल सेंटर से कॉल जाती है। पूछा जाता है कि आपको कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदना अच्छा लगा, आपको सर्विस अच्छी लगी। ये सारे क्वेश्चन कल्याण ज्वेलर्स के कॉल सेंटर द्वारा कस्टमर को पूछे जाते हैं। अगर कस्टमर को कोई परेशानी होती है और कस्टमर उस स्टोर के बारे में जानकारी कॉल सेंटर को देता है तो तुरंत कल्याण ज्वेलर्स का कॉल सेंटर उस स्टोर को ये जानकारी देता है और गलती तुरंत सुधार दी जाती है। वो बताया कल्याण ज्वेलर्स के मालिक 3 हैं, टीएस कल्याण रमन और उनके 2 बेटे। तो देश और विदेशों में इतने सारे स्टोर फैले, बिजनेस इतना बड़ा बनता जा रहा है, तो हर एक व्यक्ति को अपने स्टोर की विजिट के लिए अलग अलग प्लेन भी उन्होंने खरीदा है। यानी कल्याण रमन जी के लिए अलग प्लेन, उनके 2 बेटों के लिए 2 और अलग प्लेन, ऐसे 3 प्लेन तीनों फैमिली मेंबर हमेशा यूज़ करते हैं। लेकिन उनका एक हमेशा रूल रहा है, तीनों के तीनों मालिक कभी भी एक गाड़ी या एक प्लेन में सफ़र नहीं करते। इसका रीज़न आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। रमन जी की संपत्ति तकरीबन $1 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। 2015 में वो टॉप 100 रिचेस्ट इंडियन की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। तो यह सारी जानकारी मैंने अलग अलग माध्यम से इकट्ठा करके आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। कैसे एक सामान्य घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आज 10,000 करोड़ का मालिक बन चुका है। यह जो जर्नी है ये मैं आपको सुनाना चाहता था। मेरे चैनल पे इस तरीके के बहुत सारे वीडियो पहले भी पड़े। वीडियो की जो लिस्टिंग थी वो कम हो चुकी थी, अभी आगे मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ अच्छा लिखिए और बुरा मत लिखने का सोचिए, क्योंकि बुरे कमेंट अपने आप ब्लॉक कर देता है यूट्यूब। और हो सके तो वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह के कुछ अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।